जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों हिंदी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले की क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर शाम 5:30 बजे आपको हिंदी के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन आपको यूपी पैट, यूपी पुलिस, यूपीएसआई यानी सभी जिनमें एग्जामों में हिंदी पूछी जाती है उन सभी में आपको मदद करने वाले हैं। तो दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जाते हैं। इसी के साथ चलते हैं आज की क्लास के पहले प्रश्न की ओर। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो दोस्तों, इनमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो दोस्तों, गाय जो है, गाय जातिवाचक है यानी एक जाति को बताती है। पहाड़, पहाड़ दोस्तों यह भी एक जातिवाचक है, यह भी पहाड़ों की संख्याओं को बताता है। और दोस्तों, आम जो है यह भी एक जातिवाचक है। तो दोस्तों, इसमें व्यक्तिवाचक है यमुना। यमुना एक नदी का नाम है। तो दोस्तों, जिस नाम या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो दोस्तों, इसमें बालक, जवान, जवान यह जातिवाचक है। बालक यह भी जातिवाचक है। और दोस्तों, मनुष्य यह भी जातिवाचक है। और दोस्तों, यह सुंदर जो है, सुंदर यह भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, नोट कर लें, सुंदर को भाववाचक संज्ञा में रखा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो दोस्तों, इनमें बताना है कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो दोस्तों, चतुराई, लड़ाई और उतराई यह तीनों ही भाववाचक संज्ञा हैं। और दोस्तों, मिठाई जो है यह एक व्यक्तिवाचक है यानी मिष्ठान को यह एक जाति के समूह में रखती है। जैसे कि रसगुल्ला, बर्फी वगैरह यह जितने भी मिष्ठान हुए यह मिठाई में आ जाते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा बताइए। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है यह बताना है। तो दोस्तों, लड़का, लड़का जो है दोस्तों, इसमें लड़का जो है दोस्तों यह जाति वाचक में आ जाएगा। और दोस्तों, बाकी जो बच्चे हैं यह दोस्तों सेना, सेना समूहवाचक है। श्याम व्यक्तिवाचक है। और दुख भाववाचक है। तो दोस्तों, इन सभी को आप नोट कर लें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? तो दोस्तों, इनमें परिषद, परिषद जो है यह स्त्रीलिंग शब्द है। कभी भी आपने देखा होगा, यह नहीं बोला जाता कि परिषद बैठाया गया है, यानी यही बोला जाता है कि परिषद की बैठक होगी या परिषद बैठाई गई है, यह बोला जाता है। तो दोस्तों, यह हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में ही प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, नेत्री शब्द का पुल्लिंग है। तो दोस्तों, नेत्री जो स्त्रीलिंग शब्द है और इसका पुल्लिंग होता है दोस्तों नेता। नेता का स्त्रीलिंग शब्द होता है नेत्री। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप डबल स्टार लगाकर नोट करें, यह आपको काफ़ी एग्जामों में देखने को मिलेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, कारक के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों, कारक के 8 भेद होते हैं। कर्म कारक, करण कारक, आपादान, संप्रदान, संबोधन और दोस्तों और बाकी भी होते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, के लिए, के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो दोस्तों, के लिए शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों, यह किया जाता है संप्रदान, संप्रदान के लिए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर वाक्य में आपको के लिए मिल जाए,
के लिए कारक मिले तो दोस्तों वहाँ पर संप्रदान कारक होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, वृक्ष से पत्ता गिरते हैं, इस वाक्य में से किसका कारक है? तो दोस्तों यह से जो दिया गया है यह किसका कारक है? तो दोस्तों यह है अपादान कारक। यह अपादान कारक है जहाँ पर दोस्तों से अलग होने का भाव करता है, तो दोस्तों वहाँ पर अपादान कारक होता है। तो दोस्तों यहाँ पर वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है, यानी पत्ते को अलग करने के लिए यहाँ पर से का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप स्टार लगाकर नोट करें, यह भी आपको काफ़ी एग्जामों में मदद करेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर को क्या पर कौन सा कारक है? तो दोस्तों इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? तो दोस्तों जहाँ पर में और पर आए वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? तो दोस्तों मैंने अभी बताया था, कोई से जहाँ पर से आए और वह चीज़ उससे अलग हो रही हो, पहली वाली से अलग हो रही हो, तो दोस्तों यह घर से बाहर यानी घर से अलग हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह आपको काफ़ी एग्जामों में मदद करेगा। तो दोस्तों स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, तो दोस्तों इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? तो दोस्तों चारपाई पर, यानी मैंने बताया में और पर जहाँ पर आए तो दोस्तों वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। तो दोस्तों यह इसमें भी चारपाई का उपयोग अधिकरण के लिए किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इनमें से सदा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इनमें है पक्षी। पक्षी एक ऐसा शब्द है दोस्तों, यह सदा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है, यानी दोस्तों पक्षी उड़ गए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो दोस्तों प्रेम जो है यह एक भाववाचक संज्ञा है, यानी दोस्तों यह भाव ही प्रकट करता है प्रेम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह दोस्तों कोई जाति या किसी समूह का नाम नहीं है, यह एक भावना है हमारे मन की। प्रेम जो होता है हमारे अंदर भावना ही होती है, तो दोस्तों इसे भाववाचक संज्ञा बोला जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्न संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों इनमें विशेषण और संज्ञा के जोड़ी बनी हुई हैं और इनमें कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों इनमें सही नहीं है प्रांत और प्रांति का यह नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों कवि जो शब्द होता है इसका स्त्रीलिंग क्या होता है? तो दोस्तों इसका स्त्रीलिंग होता है कवियत्री, और दोस्तों इनमें सभी में कवियत्री लिखा हुआ है। तो दोस्तों इनमें बिल्कुल एक्यूरेट कौन सा लिखा हुआ है, यानी सही कौन सा लिखा हुआ है? तो दोस्तों यह लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कवियत्री। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट है, यह शुद्ध वर्तनी में भी पूछ लिया जाता है, यानी कवियत्री शुद्ध कैसे लिखी जाती है? तो दोस्तों यह शुद्ध बिल्कुल लिखा हुआ यह सभी कवियत्री ही लिखे हुए हैं, लेकिन शुद्ध जो है यह ऑप्शन नंबर सी वाला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इम्पोर्टेंट है, स्टार्ट लगाकर जरूर नोट करें।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों हिंदी भाषा में जो वचन होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हिंदी में दो ही वचन होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो दोस्तों लिंग जो होता है, लिंग की दृष्टि से दही कौन सा शब्द है? तो दोस्तों यह पुल्लिंग शब्द है। यह पुल्लिंग शब्द है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इनमें दोस्तों मृत्यु जो है, मृत्यु स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मृत्यु शब्द जो है यह हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों आप इसे स्टार लगाकर नोट करें, यह आपको काफ़ी एग्जामों में मदद करने वाला है। आज चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि बाला शब्द का स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दोस्तों आप क्लास को शुरू में ही छोड़ के मत जाया करो, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं जो काफ़ी एग्जामों में मदद करते हैं। इस वीडियो में इस क्लास में आपको जो लास्ट के 5 क्वेश्चन कराए गए हैं वह दोस्तों इतने इम्पोर्टेंट हैं जो आपको अधिकतर एग्जामों में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आपको जैसे बाल का स्त्रीलिंग बताना है। तो दोस्तों आपको पता होगा, आप क्या देंगे जवाब आपका पता नहीं, पर लेकिन इसका स्त्रीलिंग होगा बाला। इसका सही स्त्रीलिंग बाला होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए बाल का स्त्रीलिंग क्या है, तो आपका जवाब बिल्कुल ही गलत जाएगा। अगर आपने दोस्तों इस तरीके से कहीं पे पढ़ा है तो आपका आंसर सही जा सकता है। तो दोस्तों इसे आप ज़रूर स्टार लगा कर नोट करें, यह आपको काफ़ी एग्जामों में मदद करने वाला है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों वहाँ से जाकर आप इससे पहले की क्लासेस देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।